बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से है और टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वगैरह पक्का है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप देखें तो इसमें दो वर्ड्स हैं। एक वर्ड है आपके पास इलेक्ट्रिक, जो कि यहाँ पे चार्ज के लिए इस्तेमाल हुआ है। दूसरा वर्ड है आपके पास फील्ड, जो कि रीजन के लिए इस्तेमाल हुआ है। किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंबाइन मतलब है वो ये है कि कोई चार्ज है और उसके इर्द गिर्द क्या है? एक रीजन है। क्या है? रीजन। इधर देख ले, ये आपके पास एक चार्ज है, ठीक है? एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और ये जो आपको सर्कल नजर आ रही है, ये इसके इर्द गिर्द वो रीजन है जिस रीजन में अगर आप किसी दूसरे चार्ज को एंटर करोगे तो दो पॉसिबिलिटीज है कि या तो ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट, या इसको क्या करेगा? रिपेल। अगर ये चार्ज सेम नेचर का हो तो फिर तो डेफिनेटली क्या करेगा? रिपेल। अगर ये चार्ज डिफरेंट नेचर का हो तो फिर इसे क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हमारा मकसद है वो क्या है कि किसी भी चार्ज के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन जिसमें ये दूसरे चार्ज को क्या करता है? या तो अट्रैक्ट करता है या क्या करता है? रिपेल करता है। तो इस रीजन को बेसिकली हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक का फील्ड। फील्ड का कंसेप्ट सबसे पहले फेराडे ने दिया था। किसने दिया था? फेराडे। फेराडे ने किस चीज का कंसेप्ट दिया था? फील्ड का। फील्ड के कंसेप्ट का मतलब क्या है? फेराडे से पहले हमें यह मालूम नहीं था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्यों अट्रैक्ट करता है और क्यों रिपेल करता है। हमें यह कॉन्सेप्ट फेराडे ने दिया। फेराडे ने हमें कहा कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि इनके फील्ड्स आपस में क्या हो जाएं? ओवरलैप। ओवरलैपिंग ऑफ फील्ड्स प्रोड्यूस फोर्स। ये क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं? फोर्स। फेराडे ने हमें कहा कि अगर दो चार्जेस एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि उन दोनों के फील्ड्स एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाए? ओवरलैप हो जाए, तो इसका मतलब यहां पे एक फोर्स डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? फोर्स। और वो फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। अब अगर दो चार्जेस इस तरह है कि उनके फील्ड्स आपस में ओवरलैप नहीं है, नो ओवरलैपिंग, अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो यहां पे फोर्स किस चीज के बराबर होगा? जीरो के। जहां पे ओवरलैपिंग है वहां पे फोर्स जीरो के बराबर नहीं होगा। वहां पे फोर्स होगा, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना फोर्स क्या होगा? स्ट्रांग। जहां पे ओवरलैपिंग नहीं होगी वहां पे फोर्स किस चीज के बराबर होगा? जीरो के। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि ओवरलैपिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। जितनी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी उतना फोर्स क्या होगा? ज्यादा। ये दो मार्कर्स मेरे हाथ में आप देखें, एक यहां पे पड़ा है, एक यहां पे पड़ा है। ये अभी एक दूसरे के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगा रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरह करीब लेके आऊं यहां तक मैं कर लूं, अब ये रिपल्सिव फोर्स भी लगा सकते हैं और अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा सकते हैं। तो वो रीजन जिसमें ये एक दूसरे के ऊपर इस तरह ओवरलैप हो जाए, फील्ड्स ओवरलैप हो जाए,
फिर इनके दरमियान क्या डेवलप होगा? फोर्स डेवलप होगा। ये कंसेप्ट हमें फेराडे ने दिया था। किसने दिया था? फेराडे ने। फेराडे ने हमें कहा था कि जहां पर भी चार्जेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि यहां पर इनके फील्ड्स आपस में क्या हो गए हैं? ओवरलैप हो गए हैं। अगर ओवरलैपिंग नहीं है तो वहां पे कोई भी फोर्स नहीं होगी। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। इसकी डिफिनेशन क्या होगी? रीजन अराउंड a charge in which its effect can be felt। एक चार्ज के इर्द गिर्द एक ऐसा रीजन जिसमें आप इसके इफेक्ट को क्या कर सकते हो? महसूस कर सकते हो। इफेक्ट को महसूस करने का मतलब क्या है कि उस रीजन में आपके ऊपर या तो ये अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा या आपके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, रीजन अराउंड a charge in which it can exert a force या produce इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पे वो फोर्स लगा सके और अपने इर्द गिर्द क्या चीज प्रोड्यूस करे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं आपको एक सिंपल मिसाल के जरिए समझाता हूं। आपके घर के करीब कोई किसान है और उसकी सब्जी का खेत है, और आपकी जो बकरी है वो जब तक उसकी खेत के अंदर ना चली जाए वो उसे कुछ नहीं कहता है। क्यों? क्योंकि वो उसके रीजन से क्या है? बाहर है। लेकिन जैसे ही वो उस बाउंड्री को क्रॉस करेगी तो वो उसके ऊपर क्या करेगा? गुस्सा करेगा और वो कहेगा कि इसको बाहर निकालो। इस तरह जब एक चार्ज जो है वो दूसरे चार्ज के इतना करीब हो जाए कि उन दोनों की फील्ड्स आपस में क्या कर ले? ओवरलैप कर ले, तो फिर यहां पे एक फोर्स डेवलप होगी जिसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय ई। इसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कौन सी फील्ड है? वेक्टर फील्ड है। कौन सी फील्ड है? वेक्टर फील्ड। क्यों? क्योंकि यहां पे जो फोर्स लगती है उसकी एक मखसूस डायरेक्शन है। ठीक है? अच्छा, अब कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स लगा सकता है और किस डायरेक्शन में लगा सकते हैं, इसके लिए हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या स्ट्रेंथ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप एक सोर्स चार्ज, ये आपके पास एक सोर्स चार्ज है और यहां पे आपके पास एक टेस्ट चार्ज है। जब आप एक सोर्स चार्ज के करीब एक टेस्ट चार्ज को लेके आओगे, इसीलिए ताकि आप ये मालूम कर सके कि सोर्स चार्ज जो है वो कितनी मजबूती से टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। अब सिंपल दो बातें मालूम करना चाहते हो।
एक आप मालूम करना चाहते हो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक आप मालूम करना चाहते हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक आप मालूम करना चाहते हो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक आप मालूम करना चाहते हो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कि मैं एक टेस्ट चार्ज को एक सोर्स चार्ज के करीब लेके आया हूं, वो उसको किस डायरेक्शन में पुश करता है या किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता है, और फिर जब मैं उसके करीब जाता हूं तो वो जो फोर्स लगाता है वो फोर्स कितना स्ट्रांग होता है, कितना वीक होता है, और ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये हम कहां पे पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन है, ये आ रही है इसमें दफकीर से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिफिनीशन है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इसका सिंपल सा मतलब है, ये आपके पास एक चार्ज है, यहां पे आपके पास एक दूसरा चार्ज है, ये इसके ऊपर इस डायरेक्शन में क्या लगाता है? फोर्स। ये फोर्स इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना लगाता है? जब आप फोर्स को Q0 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। ये आपके पास एक चार्ज है, ये दूसरे चार्ज पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो हम क्या करेंगे कि ये कितना फोर्स लगाता है इसको हम कहेंगे F, और ये जो चार्ज है Q0, हम इस फोर्स को इस Q0 पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो ये हमें क्या देगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? देखिए, E हमारे पास बराबर है F डिवाइडेड बाय Q0। इसमें F आपके पास फोर्स है, Q0 आपके पास टेस्ट चार्ज है। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। अब अगर मैं ऐसा करूं कि दोनों साइड पे Q0 मल्टीप्लाई कर लूं, Q0 और Q0 कैंसल, F इज इक्वल टू Q0 E। इलेक्ट्रिक फोर्स किस चीज के बराबर है? द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज मैग्नीट्यूड। अगर आपको टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड दिया गया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दी गई है, तो आप सिंपली क्या मालूम कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? द डायरेक्शन इन विच वन चार्ज attract or repel another charge, या the direction in which a charge exert force on another charge। वो डायरेक्शन जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है, और उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी गिवन है, तो ये आपको क्या देगा? इलेक्ट्रिक फोर्स देगा। वो फोर्स जो एक चार्ज एक्सर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। The force exerted by electric charge on another charge, वो फोर्स जो एक चार्ज
दूसरे चार्ज पे एग्जर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, अब इसकी यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट आपके पास है न्यूटन पर कूलम या न्यूटन डॉट कूलम इनवर्स। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और चार्ज की यूनिट कूलम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन पर कूलम इनवर्स। ठीक है। अच्छा, अब ये तो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर दी। किसके लिए? सिंपल, मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया है और उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट हुआ है, तो फोर्स को मैंने डिवाइड किया है किस पे? टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। इनसे आपको क्या मिली है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स चार्ज। क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इधर देख ले, यहां पर आपके पास एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज है मीन सोर्स चार्ज है, और यहां पे आपके पास दूसरा चार्ज है क्यू नॉट। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक आपके पास डिस्टेंस क्या है? आर है। क्या है? आर। दिस इज अ पॉइंट सोर्स चार्ज जिसको मैंने नाम दिया है क्यू, and this is a test charge which is Q naught, and R is the distance between point charge and a test charge. अगर मैं इसको Q1 कंसिडर कर लूं और इसको मैं Q2 कंसिडर कर लूं, तो कूलम लॉ हमें क्या कहता है? फ्रॉम कूलम्स लॉ, कूलम लॉ हमें कहता है कि अगर आपके पास दो चार्जेस एक मखसूस स्पेसिफिक डिस्टेंस पे पड़े हो, मतलब बहुत ज्यादा करीब हो, तो इनके दरमियान एक फोर्स होगी, और वो फोर्स कौन सी होगी? इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू, अगर आप यहां पे देखिए K तो कांस्टेंट है, Q1 की जगह पे हमने क्या लिया है? क्यों? Q2 की जगह पे Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इसको आप नाम दे दिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप कहेंगे कि वी नो दैट, हमें मालूम है कि आपके पास E बराबर है F डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड। आप इस फर्स्ट इक्वेशन को इस सेकंड इक्वेशन में पुट करें। इधर देखिए, फर्स्ट को आप सेकंड में पुट करें। E इज इक्वल टू, ये जो F है, F की जगह पे क्या पुट करें? K Q नॉट डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और ये Q नॉट भी लगाएं, तो ये और ये आपस में कैंसल। E इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। E इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अच्छा, अब आपके पास ये जो इक्वेशन है, इसमें अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू पॉइंट चार्ज तीन चीजों पे डिपेंड करती है।
E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यों, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, जितना सोर्स चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा उतनी यहां पे फोर्स क्या होगी, ज्यादा। सेकेंड नंबर पे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर क्या है, डिस्टेंस। ये जो चार्ज है अगर इन दोनों के दरमियान फासला ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कम। और तीसरी चीज E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन m। एप्सिलॉन m क्या है, मीडियम। इन दोनों चार्जेस के दरमियान अगर मीडियम जो है वो अदर देन एयर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फिर भी क्या होगी, कम होगी। 4 नंबर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ER। ER क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। जितनी रिलेटिव परमिटिविटी ज्यादा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, कम। अब हम इसके ऊपर कुछ MCQs ट्राई कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को ये टॉपिक जो है ये समझ आ जाएगा। अच्छा, आपके पास पहली MCQs है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो नोन एज अ डैश। MCQs आपके पास है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी is also known as a dash। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑप्शन नंबर बी हमें दिया गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल ग्रेडियंट। ऑप्शन नंबर डी आपके पास नन ऑफ दीज है। याद रखें ये MCQs आप लोग आगे पढ़ लोगे टॉपिक में। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक फार्मूला ये भी है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर। और E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा आर, ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। Change in potential with respect to position is also called potential gradient। अच्छा, इसके बाद सेकेंड MCQs है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। ऑप्शन नंबर ए न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन नंबर बी वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसमें बोथ ए एंड बी है, क्यों, ये न्यूटन पर कूलम है, ये इस इक्वेशन के लिए है, और वोल्ट पर मीटर ये इस इक्वेशन के लिए है, तो बोथ ए एंड बी। MCQs नंबर 3 है, an isolated charge point particle in electric field with a magnitude E at a point 2 meter away। हमें कह रहे हैं कि डिस्टेंस आपके पास है 2 मीटर, ठीक है, at point 1 मीटर फ्रॉम द पार्टिकल मैग्नीट्यूड। एक दफा हमें दिया गया है डिस्टेंस R1 2 मीटर और दूसरी दफा दिया गया है 1 मीटर। हमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। पहले हम E1 निकालते हैं, K क्या 1 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। K क्या 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, तो K क्या डिवाइडेड बाय 4R स्क्वायर। पहले का आंसर ये आ जाएगा। दूसरे का K क्या डिवाइडेड बाय R स्क्वायर
के क्यों डिवाइडेड बाय आर की जगह पे 1r², तो ये आपके पास के क्यों डिवाइडेड बाय r² आ जाएगा। मतलब कि अगर 2 है तो 4 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। अगर 1 है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इंटेंसिटी। इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, देखिए हमें एक पॉइंट चार्ज दिया गया है क्यों, और इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 × 10⁻⁹ कूलम, और आर हमें दिया गया है डिस्टेंस, वो आपके पास है 10 सेंटीमीटर 10 × 10⁻⁻2। हमसे ई मांग रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, E इज इक्वल टू के क्यों डिवाइडेड बाय r²। के कितना है 9 × 10⁹, क्यों कितना है 2 × 10⁻⁹, r कितना है 10 × 10⁻⁻2। तो E इज इक्वल टू 9 दूणे 18, ये इसके साथ कैंसल, और 10 × 10 से क्या आता है 100 × 10⁻⁻4, ये ऊपर चला जाएगा 18 × 10⁻4, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 10⁻2। 100 को इस तरह लेके, तो E इज इक्वल टू इसको ऊपर लेके जाए 18 × 10⁻4, ये ऊपर -2, तो 18 × 10⁻2, इसका मतलब 1800 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। द फोर्स ऑफ प्रोटॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁶ हमसे मांग रहे हैं फोर्स, और चार्ज प्रोटॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिया गया इंटेंसिटी 10⁶ न्यूटन पर कूलम। देखिए आपको, आप न्यूमेरिकल से या एमसीक्यू से आप डेटा निकाले तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। देखिए आपके पास इक्वेशन मैंने अभी लिखा था, F इज इक्वल टू क्यों नॉट E। क्यों नॉट दिया गया है कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, E दी गई है 10⁶, तो F इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 + 6, तो 1.6 × 10⁻⁻19 + 6 से क्या आता है -13 न्यूटन। इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम 3 माइक्रोकूलम चार्ज, डिस्टेंस आपको दिया गया है 30 सेंटीमीटर, और चार्ज आपको दिया गया है 3 माइक्रोकूलम, 3 × 10⁻⁻6, माइक्रो का मतलब -6 है। हमसे क्या मांग रहे हैं E, आपके पास फार्मूला है E इज इक्वल टू के क्यों डिवाइडेड बाय r²। के कितना है 9 × 10⁹, क्यों आपके पास कितना है 3 × 10⁻⁻6, और r आपके पास कितना है 30 सेंटीमीटर, आपके पास 10⁻⁻2 का स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 27, 9 - 6 10⁻3, और 30 का अगर स्क्वायर ले ले तो 900 × 10⁻⁻4। ठीक है, तो 27 × 10⁻3 डिवाइडेड बाय, इसको आप लेके 9 × 10⁻2 डॉट 10⁻⁻4, 9 × 9 = 27, 3 × 10⁻3, और नीचे 10⁻2 - 4 से क्या आता है -2, ऊपर लेके आए तो 3 × 10⁻3 डॉट 10⁻2 न्यूटन पर कूलम। इस तरह बहुत सारे एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं। ठीक है।